जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 9 हिस्ट्री के डिस्कशन की, जिसमें सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो 1.1, 1.2 और 1.3 शामिल किया गया था। आपको सिलेबस के अनुसार ज्ञात ही है कि 1.1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, 1.2 में एंशिएंट हिस्ट्री और 1.3 में मीडिएवल हिस्ट्री आपको दी हुई है। इस टेस्ट का हम विस्तृत रूप से यहाँ डिस्कशन देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि हिस्ट्री के पेपर में किस प्रकार आपको 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स में आंसर लिखने होते हैं, कितना लिखना होता है, किस प्रकार उसका फॉर्मेट होना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस जो हिस्ट्री का पेपर होता है उसमें मार्किंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले का पहला फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो है उसमें दिया गया था रूसो। तो रूसो के बारे में देखते हैं। रूसो एक पश्चिमी दार्शनिक थे जो कि फ्रांस के थे। दार्शनिक कहा जाए, विचारक कहा जाए, ये ओवरऑल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मनुष्य की स्वतंत्रता का इन्होंने विशेष रूप से समर्थन किया था। साथ ही साथ एक राजत्व का जो सिद्धांत है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इनकी आत्मकथा देखी जाए तो कन्फेशन इनकी आत्मकथा है। साथ ही साथ इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिली इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। यहाँ रूसो जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में इसे दिया गया था। सिर्फ रूसो ही नहीं, आपके लिए अन्य व्यक्तित्व जैसे पेट्रॉर्क हुए, बुकाशियो हो गई, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने का फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए। आपको पहले बताना होगा कि वो क्या थे, मतलब दार्शनिक थे, विचारक थे, किस देश से वो बिलोंग करते थे, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां। जैसे यहाँ हमने रूसो के बारे में बताया है कि उन्होंने स्वतंत्रता का विशेष समर्थन किया था और राजत्व का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार आप अन्य को भी बताएंगे और मुख्य रूप से जो उनकी कृतियां रही हैं, अगर कोई उनका चित्रकार रहा है तो उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र बता देंगे, तो आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और मार्किंग सिस्टम की बात करें तो कम से कम 2.5 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। बाकी कॉपी चेकर के ऊपर होता है कि वो इसे किस प्रकार देखते हैं और उनकी जो मॉडल आंसर होती है उसके अनुसार आपका यहाँ मूल्यांकन करेंगे और हो सकता है आपको 3 नंबर भी दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन था 1 का बी, बास्तिल। सभी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। हम बात करते हैं एक मॉडल आंसर की। ये क्या था, तो ये फ्रांस का किला था। घटना क्या हुई? घटना हुई 14 जुलाई 1789 को। क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागाह के फाटक को तोड़ दिया और बंदियों को मुक्त कर दिया। यहाँ यह स्पष्ट है कि बास्तिल एक जेल थी या कैद खाना था। कारण क्या था? तो हथियारों की प्राप्ति करना और बंदियों की रिहाई, जो भी वहां बंदी जबरदस्ती की गए थे उनकी रिहाई करना था। परिणाम क्या हुआ इसका? परिणाम हुआ कि एक नेशनल गार्ड का गठन हुआ और इससे भी बड़ा परिणाम ये हुआ कि ये फ्रांस की क्रांति का ये सबसे प्रमुख कारण बना था, बास्तिल। सभी ने अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो हमने महत्वपूर्ण 4 पहलुओं को इसमें डाला है। पहले में डाला है कि ये चीज थी क्या, दूसरे में हमने उसकी घटना का वर्णन किया है, तीसरे में कारण और चौथे में परिणाम, जो कि अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। बस आप भी ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। आगे हम बात करते हैं तीसरे में। तो 1 का जो सी था, लियोनार्डो दा विंची। जैसे अभी हमने आगे रूसो को देखा था, उसी प्रकार हम लियोनार्डो दा विंची को भी देखेंगे। तो ये कौन थे? तो पहले बता देंगे कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकार, मूर्तिकार, दार्शनिक, मतलब ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। निवासी बता दिया जाए तो ये फ्लोरेंस नगर, इटली के निवासी थे। निवासी बताने का क्या कारण था? तो फ्लोरेंस नगर एकदम चर्चित रहा है, इसीलिए उसको यहाँ डाला गया है। सभी में ये आवश्यक नहीं है कि उनके निवासी कहाँ के थे ये डाला जाए। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी रचना की। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द लास्ट सपर, मोनालिसा की पेंटिंग, सभी जानते हैं कि मोनालिसा की जो मुस्कान है उनकी पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची द्वारा ही बनाई गई थी। साथ ही साथ इनकी एक और रचना की बात करें तो वर्जिन ऑफ रॉक इनकी एक प्रमुख रचना है।
इस प्रकार आपने देख लिया कि कोई भी व्यक्तित्व आपसे पूछा जाए तो आपको 2-3 पॉइंट ऐसे देने हैं कि वो कहाँ के थे, कौन थे और उनकी प्रमुख रचनाओं की, तो आपको यह आंसर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 1 के डी की ओर। 1 का डी था सेंट जर्मेन की संधि। ये क्या थी? तो 10 सितंबर 1919 को हुई थी। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 18, इसी के बाद में 1919 में ये संधि हुई। क्या हुआ? तो ये मित्र राष्ट्र और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। किसके कारण हुई थी? तो पेरिस शांति सम्मेलन जो महत्वपूर्ण रहा है, वो भी सीधे पूछे जाने की संभावना है, तो आप उसको भी, पेरिस शांति सम्मेलन को भी अपने तरफ से तैयार करके रखेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया हुआ क्या इसमें? तो ऑस्ट्रिया और जो हंगरी का विशाल साम्राज्य था उसका इसमें विभाजन कर दिया गया था, मित्र राष्ट्रों में ये बांट दिया गया था। तो सेंट जर्मेन की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन, इसको भी सीधे 3 मार्कर या 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। आप उन्हें भी अपनी तरफ से तैयार अवश्य कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध 1E। ये क्या था? आप सभी जानते हैं कि 1576 को यह युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ? तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और मुगल शासक उस समय था अकबर। तो हुआ क्या? अकबर ने एक प्रतिनिधि भेजा अपना, जो कि थे राजा मानसिंह, और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष हुआ था। परिणाम की बात करें तो अकबर इसमें विजयी रहा था। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना हमेशा रहती है। आगे बढ़ते हैं 1 के एफ की तरफ, जो कि था सामवेद। देखते हैं सामवेद। तो सामवेद क्या था? तो भारत के जो प्राचीनतम वेद हैं, जिसे हम वेद त्रयी कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। जो आपका अथर्ववेद है वो जब चतुर्वेद हो जाते हैं, 4 वेद, तब अपन उसको शामिल करते हैं। अन्यथा त्रिवेद अगर दिया जाए तो भी आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही लिखना होता है। तो सामवेद क्या था? तो इसमें एक प्रकार से गाई जा सकने वाली जो गीत के फॉर्म में इसमें चीजों को बताया गया है। इसके अन्य पहलुओं को देखें तो इसके पुरोहित को जो इसमें पूजा करवाता है उसे उद्गाता, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचविश और षड्विश इसके ब्राह्मण ग्रंथ रहे हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो भारतीय संगीत का जनक इसी सामवेद को ही माना जाता है। ये सामवेद देने का कारण ये है कि आप इसके साथ अन्य 3 वेदों को भी तैयार करके रखेंगे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। फॉर्मेट क्या होगा हमने आपको बता दिया है कि पहले आप बता दें कि अगर शुरू के 3 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, तो आप उनको वेद त्रयी में कर सकते हैं। फिर उसके पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ को बताएं, और कोई और अन्य सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहा हो तो आप उसको यहाँ इंक्लूड करेंगे। इस प्रकार आपके वेद भी पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के जी में वो जो इसका क्वेश्चन था उत्तर मेरूर अभिलेख। अब ये क्या है? सभी जानते हैं कि कांचीपुरम तमिलनाडु में ये एक स्थान था। क्या हुआ? तो चोल शासकों द्वारा स्थापना इनकी की गई थी। चोल शासकों में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो परांतक प्रथम जो चोल शासक थे उनसे ये संबंधित रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो आज भी चर्चा में रहता है वो है स्थानीय स्वशासन की इससे जानकारी पूरी तरह मिलती है। आज की जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वह इसी को आधार बनाकर ही तैयार की गई है। ये आपको उत्तर मेरूर अभिलेख को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। साथ ही साथ आप इसको 6 नंबर में भी तैयार करके रख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको उससे 3-4 बिंदु शामिल करना है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1 के एच की ओर। क्वेश्चन था धंगदेव। अब ये क्या है? तो चंदेलों की जो वास्तविक स्वाधीनता, हमने देखा है कि खजुराहो का जो क्षेत्र है वो चंदेल क्षेत्र कहलाता था। तो इनके जो वास्तविक स्वाधीनता थी उसका जन्मदाता धंगदेव को ही माना जाता है। कार्यकाल की बात करें तो 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी, लगभग 50 साल से ऊपर का इसका कार्यकाल रहा है। उपाधि की बात करें तो महाराजाधिराज इसकी उपाधि थी। देखिए उपाधि ये अन्य कई राजाओं को भी मिली थी, इनको भी मिली है, तो अपने इसको भी शामिल किया है। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विशेष रूप से देखा जाए तो विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं।
इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो गंडदेव इनके उत्तराधिकारी रहे थे। इस प्रकार आपको कोई भी अगर महत्वपूर्ण शासक पूछ लिया जाता है तो आपको ऐसे ही तैयार करना होता है। क्या क्या देखेंगे उसमें, तो ये कौन थे, कार्यकाल क्या रहा, अगर कोई उपाधि विशेष है तो वो शामिल करना है, और खजुराहो अगर उनका कोई महत्वपूर्ण पक्ष है, जैसे इनका खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में भूमिका थी, तो हमें उसको शामिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका वन का आई हरिसेन। हरिसेन क्या है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। इनकी जो राज्यसभा थी उसमें ये शामिल थे और संस्कृत के एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे। इनकी रचना जो है प्रयाग प्रशस्ति वह आज भी देखने को मिलती है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो हमने यहाँ इसको शामिल किया। साथ ही साथ हरिसेन का एक महत्वपूर्ण देखा जाए तो इसने जो है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में बताया था, तो समुद्रगुप्त की वीरता और यश का उन्होंने गुणगान किया था। ऐसे आप कम से कम 3 पॉइंट हर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अवश्य दें। आगे बढ़ते हैं वन के जे की ओर, जो कि था अवंती। अवंती के बारे में देखते हैं, तो जो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे उसमें से एक अवंती भी थी। क्षेत्र की बात की जाए तो यह पश्चिमी और मध्य मालवा, जो कि क्षिप्रा नदी से प्राणहिता नदी के बीच में है, उस क्षेत्र को अवंती कहा जाता था। इसके दो भाग थे, एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इस प्रकार 4 हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है और इसमें पूरे पूरे 2.5 से 3 नंबर मिलने की आपको पूरी तरह संभावना रहेगी, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। आपको 2 मिल रहा है तो कम माने, लेकिन 2.5 से 3 मिल रहा है, 2.5 मिल रहा है तो अच्छे मार्क्स हैं, आप इससे भी आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वन के की ओर, जो कि था सालुव वंश। सालुव वंश क्या है, तो विजयनगर कालीन एक प्रमुख वंश था। विजयनगर अगर अन्य वंश देखेंगे तो वो भी इसी की तरफ इम्पोर्टेंट है। संस्थापक की बात करें तो सालुव नरसिंह इसके संस्थापक थे और इन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या पड़ा था, सालू पड़ा था। इसके पश्चात कौन आए, तो तुलुव आए। इनकी राजधानी थी हम्पी, और अंतिम शासक देख ले तो इम्मादी थे। आपको इसके साथ साथ सालू वंश के साथ साथ संगम, सुलूब, तुलुव, अराविडो इन वंशों को भी तैयार करके रखना होगा। विजयनगर के इन 4 ही वंशों में से आपको एक क्वेश्चन मिलने की पूरी पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं चौथ और सरदेश मुखी, ये था आपका वन का एल। क्या है ये, तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत एक व्यवस्था थी। कैसी, तो भू राजस्व को मान सकते हैं आप, मतलब राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व ना कह के। क्या किसने प्रारंभ, लगभग छत्रपति शिवाजी के समय में यह महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। चौथ क्या था, तो चौथ जो था कि 1/4 था, इसलिए उसको चौथ कहते थे। होता क्या था, तो जो इसके मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो साम्राज्य आते थे, जो उनके अधीन शासक थे, उनसे सुरक्षात्मक रूप में 1/4 कर ले लिया जाता था। सरदेशमुखी क्या था, तो अपने शासन क्षेत्र में लोगों के हितार्थ, अपने जो लोगों का आज के जैसे अपन टैक्स जमा करते हैं, वैसे सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य में जमा करना होता था, जो कि उनकी उपज का 1/10वां भाग होता था। इस प्रकार आपने पहले बता दिया कि किसके अंतर्गत व्यवस्था थी, और चौथ और सरदेशमुखी को एक एक पॉइंट में आपने समझा दिया। यह एक कंप्लीट उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन था, तो नाम से स्पष्ट है कि लोधी होगा, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी वंश की नींव इसी ने रखी थी। मतलब लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। उत्तराधिकारी की बात करें तो सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी इसके प्रमुख उत्तराधिकारी थे। इसमें और पॉइंट भी आप वेट कर सकते हैं, जैसे आपके जो सल्तनत काल के प्रमुख सारे जो वंश हैं कुली वही रहे हैं आपके कि आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हर एक का जो संस्थापक है और वो अपने आप में एक तीर मारकर क्वेश्चन बनता है, तो आप उसे पूरी तरह तैयार करके रखेंगे। चाहे वो गुलाम हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, सबके कम से कम महत्वपूर्ण शासक और प्रथम शासक जिन्होंने इन वंशों की स्थापना की है, आप उन्हें 3 नंबर में अवश्य तैयार करके रखिए। आगे बढ़ते हैं नायंकार व्यवस्था।
अभी अपन ने देखा था विजयनगर के अंतर्गत सुलूभ वंश को। अब यहाँ अपन देख रहे हैं नायंकार व्यवस्था, ये भी विजयनगर के साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित थी। क्या था कि नायक जो होते थे उनको एक अम्रम नामक भूमि दी जाती थी। क्या करना होता था, तो राजस्व का, इन लोग को राजस्व एकत्रित करना होता था और उस राजस्व का एक हिस्सा साम्राज्य में प्रशासन को दे देना होता था। जो किस लिए होता था, तो प्रशासन को चलाने और सेना के संचालन के लिए आवश्यक होता था। इस प्रकार एक नायंकार व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं 1 के ओ की ओर, जो कि 3 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन था। अकबर द्वितीय, ये पिछले वर्षों में भी पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी अपनी संभावना हमेशा बनी रहती है आने की। कौन था, तो उत्तर मुगल कालीन सम्राट था। आपने देखा है कि मुगल काल आपका बाबर से चालू होकर औरंगजेब में खत्म हो जाता है, किंतु औरंगजेब के बाद उसका जो शासन था, उसका जो प्रभाव था मुगलों का, वो क्या हो गया था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो औरंगजेब के बाद के शासकों को उत्तर मुगल शासक कहा जाता है। आप बहादुर शाह जफर की बात करें, अकबर द्वितीय की बात करें, नादिर शाह की बात करें, नादिर शाह का तो आक्रमण हुआ था। तो ऐसे जो शासक थे उत्तर मुगल, मतलब औरंगजेब के बाद के और बहादुर शाह जफर से पहले के, इन्हें उत्तर मुगल कालीन सम्राट कहा जाता है। यहाँ अकबर द्वितीय को पूछा गया है, तो इसका कार्यकाल हम बता देंगे कि 1806 से लेके 1836 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इन्हीं के कहने पे ये राजा राम मोहन राय आपके मतलब ब्रिस्टल में गए थे बात करने के लिए अंग्रेजों से, और वहीं पे ब्रिस्टल में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए अकबर द्वितीय भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसकी राजधानी की बात करें तो मुगल जो थे वो इसके बाद दिल्ली से ही राजधानी इनकी संचालित हो रही थी। इस प्रकार आपका 3 मार्कर पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं। आपने देख ही लिया कि कम से कम 3 पॉइंट हमें देने हैं और अलग अलग पहलुओं के देने हैं। अगर संभव हो तो हम उसके कारण परिणाम बताएं और अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब 6 नंबर के क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन था, दूसरे का ए जो था वो है पुनर्जागरण कालीन प्रमुख व्यक्तित्व। अभी हमने आगे देखे थे कौन कौन से, हमने देखा था कि रूसो पूछा था, हमने लियोनार्डो दा विंची पूछा था, तो यही पुनर्जागरण कालीन प्रमुख व्यक्तित्व थे। ठीक है, अब इसी के आगे और भी देख लेते हैं हम। तो दांते एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। दांते कौन थे, तो इटली के एक महान कवि थे जिसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जन्म वही फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ था। इनकी रचना जो है, प्रमुख रचना है, वो है डिवाइन कॉमेडी। इस प्रकार जब व्यक्तित्व अलग से पूछ लिया जाए तो आप एक व्यक्ति के 3-3 पॉइंट बताएं और 5 से 6 व्यक्तित्व को बता दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ लिया है पेट्रॉर्क को, जो कि क्या थे, तो मानववाद का इन्हें जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण की जो भावना थी, जो रेनेसा आपका देखा जाता है, उसकी भावना को प्रश्रय देने का काम पेट्रॉर्क ने ही किया था। इसकी रचना की बात करें तो सुनेटो इसकी एक प्रमुख रचना है। आगे हम बात करते हैं बुकासियो की। बुकासियो कौन था, तो इटालियन जो गद्य था उसका जनक माना जाता है, और जो पेट्रॉर्क थे इससे पहले, उसी का ये बुकासियो शिष्य था। इसकी पुस्तक की बात की जाए तो डेकेमेरॉन इसकी प्रमुख पुस्तक है। यहाँ डेकेमेरॉन सही तरीके से नहीं लिखा है, आप इसमें सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे हैं आपके लियोनार्डो दा विंची। अभी हमने पहले भी नहीं पढ़ के आए हैं, यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार, दार्शनिक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रचना थी इनकी द लास्ट सपर, और मोनालिसा की पेंटिंग इसकी सबसे प्रमुख रचना रही है, आज भी फेमस है। अगला व्यक्तित्व तो देख लेते हैं राफेल। सीधे 3 नंबर में पूछा गया है वर्ष 2017 या 18 के पेपर में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पूछा जा चुके हैं। और ये जितने भी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको व्यक्तित्व, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी 3 नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं। राफेल के बारे में बात करें तो इटली के कवि, चित्रकार, वास्तुकार, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी कृतियों की बात करें तो कोलोना मेडोना का चित्र बनाया इन्होंने, और एक वर्जिन का जो विवाह चित्र था वो इनके द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार ये आपका एक 6 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सिर्फ 6 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, हमने इसमें 5 अलग अलग व्यक्तित्व को देख लिया है जिनके 3 नंबर में सीधे पूछे जाने की प्रबल संभावना विद्यमान हमेशा बनी रहती है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे के बी की ओर। क्या था क्वेश्चन, तो इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम पूछे गए थे। क्या है इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम, आप
जब लिखेंगे इसे तो पहले आप 6 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले एक लाइन या 2 लाइन में आपको एक प्रस्तावना जैसी कि इंट्रोडक्शन देना है, जो उस क्रांति से संबंधित हो सकता है, एक छोटा सा भाव हो वो देना आवश्यक है। उसके बाद आपको उसके मिडिल मध्य वाले भाग को दिखाना है, जिसमें अगर आप पॉइंट लिख रहे हैं तो आप 6 से 7 पॉइंट दीजिए। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखिए, एक ही पैराग्राफ में ऊपर से नीचे तक आप पूरा ना लिखें। ये एक स्ट्रेटजी होती है। ये इससे क्या होता है, सामने वाला जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है उसे सीधे सीधे चीजें दिखती हैं। और जितना आसानी आप कॉपी चेकर को करेंगे, आप कॉपी को आसान जितना बनाएंगे, उतने नंबर ज्यादा मिलने की हमेशा संभावना रहती है। सिर्फ आप ये बोल दें कि मैंने 15 फैक्ट डाल दिए थे 6 नंबर में तो मुझे पूरा 6 नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप भले 6 से 7 पॉइंट डालिए, लेकिन आप उसमें एक उपयुक्त प्रस्तावना दीजिए, उसका एक मध्य भाग दिखना चाहिए कि हाँ ये मध्य भाग है, और नीचे 2 लाइन का आपको उपसंहार जैसा यहाँ डालना नहीं है कि आप प्रस्तावना डाल रहे हैं मध्य भाग डाल रहे हैं। सीधे आप लिखिए, बीच में एक एक लाइन का आप गैप दे दीजिए कि प्रस्तावना के बाद 1 लाइन का गैप दे दीजिए, फिर मध्य भाग आ जाएगा, मध्य भाग के बाद 1 लाइन का गैप दीजिए और उपसना लिख दीजिए। तो ये एक बेहतरीन आंसर होता है। अब इसी के फॉर्मेट में हम इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम को देखते हैं। हमने बता दिया पहले ही प्रस्तावना के रूप में कि इंग्लैंड में जो 1688 में क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड की क्रांति कहलाती है, और ये रक्तहीन क्रांति इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हमने इसे क्या कर लिया, ऐसे लिख लिया कि इंग्लैंड में 1688 में हुई रक्तहीन क्रांति के परिणाम निम्नलिखित हैं। आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, कई अन्य तरीके से इसकी प्रस्तावना को लिखा जा सकता है। एक फॉर्मेट है जो कि मैंने यहाँ आपको दिया है। इसके आगे बात करें तो संसद की सर्वोच्चता यहाँ से स्थापित हुई थी। क्या हुआ था कि इंग्लैंड की क्रांति के पश्चात बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था, जिससे अब समस्त जो संप्रभुता थी, सर्वोच्चता थी, वो संसद में आ गई थी। राजा की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई थी। दूसरा पॉइंट देखें तो वही राजा के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई थी। अभी तक सारे कार्य राजा के बोलने पे किए जाते थे, किंतु जब बिल ऑफ राइट्स पारित हो गया तो अब सारे अधिकार संसद को प्राप्त हो गए। तो किसी भी कानून को बनाने या उसे समाप्त करने का जो अधिकार क्षेत्र हुआ वो अब संसद के पास आ गया, राजा के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई। तीसरा पॉइंट देखें तो सेना पर नियंत्रण स्थापित, किसका, तो संसद का। अभी तक किसका था, राजा का। इस प्रकार कुल मिला के हमें यह देखने को मिलेगा कि राज्य जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उससे हम एक संसदीय व्यवस्था की ओर इंग्लैंड की क्रांति में चले गए थे। सेना पर नियंत्रण संसद का स्थापित हो गया, जिससे जो सैन्य अव्यवस्था थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई थी। और अगर बात करें तो गृह और विदेश नीति, पहले क्या होता था कि राजा के व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होती थी, किंतु अब संसद में जो चुने हुए व्यक्तित्व जाएंगे वो आपसी परामर्श करेंगे, उनमें बिल पारित करने की एक व्यवस्था होगी। तो स्वीकृति संसद की आवश्यक हो गई थी। राजा का जो एकाधिकार था वो अब समाप्त हो चुका था। आगे हम बात करते हैं कि इसका एक प्रमुख परिणाम जो हुआ वो हुआ अमेरिकी क्रांति, जो इंग्लैंड की क्रांति से बहुत हद तक प्रभावित थी। अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरणा मिली थी वो इंग्लैंड की क्रांति से ही प्राप्त हुई थी। तो इंग्लैंड की क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अमेरिका में क्रांति भी इसी के बाद प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि स्वतंत्रता की बात हो, संसदीय व्यवस्था की बात हो, राजा के अधिकारों को कम करने की बात हो, ये अब लगभग विश्व में ही ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसी प्रकार ये आपने क्या लिख दिए कि 5 प्रमुख पॉइंट लिख दिए, ठीक है। प्रस्तावना लिखी, ये बीच के मध्य भाग हो गए, और अब हम 2 लाइन में उपसंहार देख लेंगे। क्या बता देंगे कि यूरोप और संपूर्ण विश्व में संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्थापना के लिए जो इंग्लैंड की क्रांति हुई, इंग्लैंड का जो आंदोलन हुए, उसी ने ही विश्व में ये आंदोलन प्रारंभ किए थे। इस प्रकार हमने क्या क्या देख लिया, दोबारा से बताता हूँ। हमने सबसे पहले देख लिया कि एक क्या होगी, प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना के बाद हमने क्या डाल दिए, यहाँ पॉइंट्स की आवश्यकता थी तो हमने 5 पॉइंट्स दे दिए मुख्य मुख्य, ठीक है। इसके बाद मुख्य पॉइंट्स देने के बाद अंतिम में हमने 2 लाइन का उपसंहार दे दिया। अब ये आपका आंसर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। यही आपका फॉर्मेट रहना चाहिए। आपको 4.5 5 की पूरी पूरी संभावना इसमें मिलेगी। आगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 का जो सी नंबर था
वो है फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ नंबर नहीं डालते, 1 2 3 4 डाल देते हैं। उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अगर आप क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन पेपर में A B C D दिया है तो आप ABCD डालिए, और उसके आगे जो कॉलम होता है उसमें नंबर भी डालिए कि 2 का A है, 2 का B है, 2 का C है। यदि आप 1 2 3 4 लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। यही फॉर्मेट हम भी अपने टेस्ट सीरीज में अपनाते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि दो दो का ये पांचवा है, हमें क्या पता पांचवा कौन सा है, ऐसा ही फॉर्मेट अपनाया जाता है। इसीलिए हम भी क्वेश्चन जो आपकी आयोग कॉपी चेक करता है उसी के आधार पर हम कॉपी चेक कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन लिखिए, आप उसका जो क्वेश्चन पेपर में नंबर डला है, 2 का A है, 2 का B है, वो डालिए, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। हम भी नहीं करेंगे और आयोग तो वैसे भी नहीं करता है, इसीलिए इससे पूरी तरह बचें। बात करते हैं 2 के C की, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। फिर हम इसमें देखेंगे कि 1 लाइन की 2 लाइन की हमने क्या दे दी, प्रस्तावना दे दी। प्रस्तावना हम क्या बता रहे हैं कि फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था, मतलब अलग अलग भागों में विभाजित था, जो कि विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थे और विशेषाधिकार विहीन वर्गों में विभक्त था। यह व्यवस्था फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी। क्या था कि समाज में कुछ वर्गों को तो विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुछ वर्गों को अधिकारी प्राप्त नहीं थे, तो इनके बीच में क्या हुआ, अब अव्यवस्था तो उपजेगी। तो ये अपन ने क्या दे दिया कि एक प्रस्तावना दे दी कि ऐसी ऐसी स्थिति थी। अब हम कारणों की ओर चलते हैं। तो प्रथम स्टेट क्या थे, 3 स्टेट में विभाजित था फ्रांसीसी समाज। प्रथम स्टेट, इसमें कौन थे, तो पादरी वर्ग था, जिसमें पोप थे, बिशप या आदि शामिल होते थे। क्या करते थे, तो ये एकदम विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, इनको कोई कर नहीं देना होता था, करों से पूर्णतः मुक्त थे। इनका जीवन जो था पूरी तरह भ्रष्ट और अनैतिक था। जाहिर सी बात है, प्रथम स्टेट है, ऊपरी वर्ग के लोग होते थे, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और करों से पूर्णतः क्या थे, मुक्त थे, तो जीवन तो भ्रष्ट होना स्वाभाविक था। इसमें और देख लिया जाए तो इन्हीं सभी कारणों के कारण यह वर्ग जनता के बीच अलोकप्रिय था। यहाँ आप सुधार कीजिएगा कि लोकप्रिय नहीं, अलोकप्रिय है। अलोकप्रिय था और उनके जो जनता के असंतोष का ये कारण बना था। सीधे सीधे आपको स्पष्ट दिखने को मिल रहा है कि जो प्रथम स्टेट था, यह विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे और ये क्या करते थे, तो निचले वर्ग जो अन्य स्टेट थे उनके साथ इनका जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह खराब थी। इसीलिए यह जनता के बीच में कैसे थे, अलोकप्रिय थे। और सबसे प्रमुख कारण भी असंतोष का यही बना था। अगर हम द्वितीय स्टेट की बात करें तो इसमें कुलीन वर्ग, जो उच्च कुल के व्यक्ति थे, वो शामिल होते थे। मतलब प्रथम स्टेट के बाद द्वितीय स्टेट, सेना हो गया, न्यायालय हो गया, चर्च इसमें शामिल होते थे। मुख्यतः पादरी वर्ग क्या होता था, एक जगह बैठ के उसका कर उसको मिल जाता था, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो था इस द्वितीय स्टेट का ही। किसानों से कर वसूलते थे और किसानों का सर्वाधिक शोषण जो किया था इसी द्वितीय स्टेट के लोगों ने किया था। मतलब ये एक मीडिएटर थे, पैसा नीचे के किसानों से लेकर ऊपरी वर्ग तक पहुंचाने का काम करते थे। तो सबसे ज्यादा शोषण भी इन्हीं वर्ग ने किया। और तीसरा जो स्टेट था, तृतीय स्टेट जिसे कहा जाता है, इसमें जन साधारण सम्मिलित था। आम लोग जैसे मध्यम वर्गीय किसान हो गए, मजदूर हो गए, शिल्पी हो गए, व्यापारी हो गए, इनको किसी भी मतलब कोई भी अधिकारी प्राप्त नहीं थे और नॉर्मल जीवन व्यतीत करते थे। इनका जीवन वही टैक्स देने में ही खत्म हो जाता था। ये हो गए आपके समाज की व्यवस्था अपन ने यहाँ बता दी। अब अपन देख लेते हैं उपसंहार। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार विहीन वर्गों के बीच संघर्ष का परिणाम थी। आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और एक क्या था, विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। इन दोनों के बीच जो आपसी सामंजस्य नहीं था, तो वही इसकी क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का D था, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। क्या देखेंगे, फिर वही प्रस्तावना में देखेंगे हम कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी को लिखेंगे, आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगता है आप वो लिखें। हमारा उद्देश्य आपको एक मॉडल आंसर देने का ये है कि आप एक फॉर्मेट को समझें कि आपको किस प्रकार आंसर लिखना है। आपने प्रस्तावना लिखना है, मुख्य भाग लिखना है, उपसंहार लिखना है। हाँ, एक बात स्पष्ट कर दें कि
कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि कितने पेज में लिखा जाना चाहिए 6 मार्कर क्वेश्चन को। देखिए, स्पष्ट रूप से शब्द सीमा वहां 100 शब्द दिए गए हैं। आप एक पेज कम से कम लिखिए उसमें। यदि आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं तो एक पेज और अगले पेज का कुछ भाग, दूसरा पेज पूरा नहीं भरना है। आधे से भी अगर आप कम लिखेंगे, 6 मार्क मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आप 2 पेज लिखेंगे, आप ही का समय बर्बाद होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आप नुकसान में रहेंगे। इसीलिए 6 नंबर में कम से कम एक पेज अवश्य लिखिए। यदि आपके पास और कोई बिंदु हैं तो एक दो बिंदु आप अगले पेज में भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। तो हमने बता दिया कि अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का, बृहदत्त, उसी की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अब उपलब्धियों की बात करें तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था, और इसके जो पुरोहित थे पतंजलि थे, ये आप लिखिए, क्योंकि पतंजलि के इम्पोर्टेंस यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की और बढ़ा देता है। मतलब पतंजलि का होना पुष्यमित्र शुंग को और उपलब्धि के रूप में दिख रहा है, इसलिए पुरोहित को हमने शामिल किया है। विदर्भ अभियान किया था इन्होंने और यज्ञसेन को परास्त किया था। यवन में आक्रमण कर द्विमित्र से संघर्ष किया था। कलिंग के राजा खारवेल से संघर्ष किया था। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि संघर्ष किया था, इसी को क्यों शामिल किया गया। ये एक ऐसे राजा थे जिनकी उपलब्धियां पहले से ज्यादा थी, तो उनसे संघर्ष करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अन्य बात कर लें तो इसके काल को वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। भवन निर्माण में इनने पाषाण मतलब पत्थरों का प्रयोग किया था, इसी को प्राथमिकता दी थी। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के आप 6 पॉइंट आराम से लिख दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का जो ई था वो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर लिखने हैं आपको इसमें। तो आप एक तरफ लिख दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी तरफ लिख दीजिए आप वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, तो इसमें आप 3 कॉलम बना सकते हैं। यहाँ तो हमने 2 ही कॉलम बनाए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में 3 कॉलम में बनाइए। बीच में आप लिख दीजिए कि सभ्यता कैसी थी, तो एक तरफ आपने लिख दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी तरफ आपने लिखा है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। दूसरा अपन पॉइंट क्या जोड़ देंगे कि समाज कैसा था, तो सिंधु घाटी समाज मातृसत्तात्मक था, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। बीच में आप स्पष्ट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यही फॉर्मेट अपनाएं। कोई व्यक्ति सीधा सीधा पहले सिंधु घाटी सभ्यता लिख देता है, फिर नीचे आके वैदिक सभ्यता, तो अंतर नहीं कर पाते हैं। वहां पे अंतर करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट यही होता है, 2 कॉलम नहीं तो 3 कॉलम बनाए और बीच में बता दें कि किस पॉइंट में अंतर कर रहे हैं। बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतरों में बात करें तो इनके जो पशु थे, जो पवित्र पशु माने जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में बैल को, वृषभ को माना जाता था, वैदिक सभ्यता में गाय को वो अघन्य कहते थे। आप इसे ब्रैकेट में डाल दें, जैसे बैल को वृषभ ब्रैकेट में लिख दें और गाय को अघन्य ब्रैकेट में लिख दें। अन्य पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है पूजा पाठ। तो क्या है, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता वाले, और वैदिक सभ्यता इंद्र और वरुण का ही गुणगान करते थे। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, और जो वैदिक सभ्यता थी यहाँ पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई थी। फिर क्या है, तो भवन निर्माण की बात करें तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, और वैदिक सभ्यता में घास और बांस से निर्मित भवनों का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार आप अगर 6 पॉइंट लिख देंगे तो पूरी पूरी संभावना है आपको 6 नंबर मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, इसमें अंतर वाले क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का जो एफ था वो है आपका मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन में क्या है, तो आप इसमें भी थोड़ी सी आप रूपरेखा दे दें। क्या कि भारत में प्रथम बार अखिल भारतीय साम्राज्य की अगर स्थापना किसी ने की थी और राजनीतिक एकीकरण का कार्य किया था तो मौर्यों ने ही किया था। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि कार्य मौर्यों है, वो मौर्य नहीं है, मौर्य ही किया था, ऐसा आप लिखेंगे। क्या था उद्देश्य बता दें। उद्देश्य आप लिखते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं, आपकी और संभावना बढ़ जाती है। उद्देश्य क्या है, तो साम्राज्य में एकता और अखंडता बनाए रखना, साम्राज्य का विस्तार करना, प्रजा हितैषी कार्य करना और अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति, ये मौर्यकालीन प्रशासन के उद्देश्य थे। यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर में दिया गया है, लेकिन
इसके जो पूछे जाने की संभावना है यह 15 नंबर में बहुत अधिक है। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो हम 15 नंबर में तैयार करते हैं और वो 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम 6 नंबर में लगभग तैयार करके रखे होते हैं, वो 15 में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना होता है। यहाँ हम आपको 15 नंबर के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। अगर आप ऐसे फ्लो डायग्राम का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में क्या था, अत्याधिक केंद्रीकृत था। वहां पे राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद में जो भूमिका थी वो सलाहकारी होती थी। ऐसे आप पॉइंट जोड़ दीजिए, केंद्रीय प्रशासन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा था प्रांतीय प्रशासन। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा था, जिसे चक्र कहा जाता था। प्रमुख अगर यहाँ की बात करें प्रांतों में, तो कुमार या कुमारामात्य होते थे। मुगल मौर्य काल में 5 प्रमुख प्रांत थे, जैसे उनका नाम देख लें तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और कलिंग में क्या था, प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था। यहाँ मैं डालना भूल गया हूँ, लेकिन आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे सीधे सीधे आप नोट कर सकते हैं। प्रांतीय प्रशासन की बात करें, इसके बाद है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में क्या है, तो कई प्रशासन छोटे छोटे भागों में इसको और बांट दिया था। जैसे मंडल थे, विषय थे, स्थानीय था, द्रोणामुख था। इन सब के क्या होते थे, प्रमुख प्रमुख भी होते थे। जैसे मंडल के प्रमुख की बात करें तो प्रादेशिक होता था, विषय का विषयपति होता था। आगे अगर बात करें तो उनका नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन में क्या था, तो नगरीय प्रशासन में था कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है, हाँ ये एक अच्छा बिंदु है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए और उसका कोई सोर्स आपके पास है तो आप उसे अवश्य डालिए। जैसे नगरीय प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। साथ ही साथ पाटलिपुत्र का विशेष वर्णन मिलता है। और 5-5 सदस्य की इसमें क्या होती थी, 6 समितियां होती थी जो कि नगर का प्रशासन संभालती थी। न्यायिक प्रशासन की बात करें तो इसका सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। जाहिर सी बात है, न्यायिक का जो सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय सबसे छोटी स्थायी इकाई होती थी। जैसे वर्तमान में दीवानी और फौजदारी मामलों में अलग अलग कोर्ट हैं, वैसे ही मौर्य काल में भी थे। जो दीवानी मामले होते थे उसको धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था, धर्मस्थीय न्यायालय। और अगर बात करें फौजदारी मामलों की तो उसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। अगर ये इसकी क्या थी, मौर्यकालीन प्रशासन की न्यायिक व्यवस्था थी। इसके सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था को देखा जाए तो कौटिल्यिक अर्थशास्त्र में इसका 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था देखने को मिलती है। संस्था होते थे जो कि क्या होता था कि एक ही स्थान पर रहकर गुप्त कार्य करते थे, और एक होते थे संचरा जो कि क्या होते थे, भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। इसके अलावा आप राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं और एक कंप्लीट 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी पहले भी कहा, दोबारा कहना चाहूंगा कि आपके सामने कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 15 नंबर के आपने तैयार किए हैं और 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और 6 नंबर वाले क्वेश्चन कभी कभी 15 में। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे टेस्ट में आगे भी देखने को मिलेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का जो जी था वो है आपका, दीन ए इलाही के स्वरूप और महत्व का उल्लेख कीजिए। क्या है, फिर वही फॉर्मेट में पहले देंगे हम थोड़ी सी प्रस्तावना। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के मध्य एकता एवं सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। आप और कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके स्वरूप की ओर। स्वरूप कैसा था, तो सुलह एक कुल अर्थात शांति का एक माध्यम बनाना चाहते थे कि साम्राज्य में शांति हो। साथ ही साथ साम्राज्य में सार्वभौमिक सहिष्णुता का भाव जागृत हो, सभी धर्मों के लोग आसानी से साथ में बैठ के अपना कार्य कर सकें। फिर सूफी एवं भक्ति संतों का इसमें प्रभाव पूर्णतः देखने को मिलता है आपको। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अब इस धर्म को शामिल हो सकता था। महत्व देख लिया जाए, महत्व में है आपका साम्राज्य में सद्भाव और समन्वय को स्थापित करने का कार्य इसने किया था। राजपूतों का इसको पूर्णतः समर्थन, जैसे ही इन्होंने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी, इनको राजपूतों का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ और राजपूतों के समर्थन से ही उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो अकबर का एक सबसे प्रमुख गुण अगर जो हमें देखने को मिलता है वो इनका यही था कि विभिन्न धर्मों के मध्य इन्होंने
बंटवारे का काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया, उन्हें एकता स्थापित करने का कार्य किया। इसके कारण उनके साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ था। धार्मिक सुधार की नीति ने सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहित किया था। ये इसे स्पष्ट है कि जो धार्मिक सुधार किए इन्होंने, इससे समाज सुधार हुआ। क्या कि जो बलि प्रथा थी या दहेज प्रथा बात करें, या जो स्त्रियों के संबंध में प्रथाएं थी, उसको भी इनने खत्म करने का कार्य अकबर ने किया था। अंत में ये देखेंगे कि निष्कर्षतः अकबर की तौहीद इलाही, सुलह एक नीति का ही दूसरा एक नाम था, तौहीद इलाही ने साम्राज्य में एकता और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया था। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2H की ओर। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था। आपको स्पष्ट है कि मुगल काल पूरा चल रहा था, बाबर हो, हुमायूं हो, ठीक है, बाबर हुमायूं हो, फिर अकबर हो, इसी बीच में आपका आया था शेरशाह सूरी। 1540 में इसने क्या किया, हुमायूं को हराकर दिल्ली में जो शेरशाह सूरी था वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। सूरी वंश आप देखेंगे, अगर आप जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि ये जो बीच में एक अफगान शासक आ गया था, पूरा मुगल साम्राज्य चल रहा था। 1540 में इसने हुमायूं को हराया, हुमायूं भाग के चले गए थे। उसके बाद 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश का शासन रहा था। शेरशाह सूरी वंश नहीं, सूरी वंश का पूर्णतः शासन रहा था। तो आप उसको भी अपने इस तरीके से अलग तरीके से लिख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के बीच में एक प्रमुख शासक शेरशाह सूरी आया, जिसकी भूराजस्व व्यवस्था निम्न प्रकार से है। और ये स्पष्ट कर दें कि शेरशाह सूरी की भूराजस्व व्यवस्था ही सर्वाधिक पूछी जाती है। अन्य कार्य तो लगभग मुगल के समान ही उसके भी चले थे। आगे देख लेते हैं, उद्देश्य क्या था भू राजस्व व्यवस्था का, तो कृषकों की स्थिति में सुधार लाना और राजस्व में वृद्धि करना। यदि आप क्वेश्चन में अपना आंसर में उद्देश्य अलग से स्पष्ट करते हैं तो अलग से ये दिखाई देगा और नंबर की आपकी संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ाएगा। क्या थे, तो अब भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांट के रखा था, उत्तम, मध्य और निम्न भूमि। उपज का 1/3 जो होता था वो भू राजस्व के रूप में निर्धारित था, आपको वो देना होता था। इसमें एक अपवाद था, मुल्तान वाला क्षेत्र। मुल्तान वाले क्षेत्र में राजस्व की राशि 1/4 थी। भूमि की जो पैमाइश होती थी वो गजे सिकंदरी और जरीब, इसमें एक कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सन की डंडी का भी यह प्रयोग करता था। अन्य पॉइंट देखें तो भू राजस्व वसूलने में इसने नगद को प्राथमिकता दी थी। इस प्रकार शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था ने कृषकों के उद्धार एवं राजस्व में वृद्धि की थी। ऐसा आप निष्कर्ष लिखकर इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2I की ओर। यह था जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं कि एक छोटी सी प्रस्तावना के रूप में कि जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे उनके द्वारा सामाजिक सुधार के लिए दिए गए प्रमुख सिद्धांत जो थे निम्नलिखित थे। आप इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऋषभदेव से लेकर आपके महावीर स्वामी तक जो सिद्धांत दिए गए वो निम्नलिखित हैं, या जैन धर्म ने सामाजिक सुधार के लिए जो सिद्धांत दिए वो निम्नलिखित हैं। आप 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन अवश्य लिखिए, आपके नंबर अवश्य बढ़ेंगे। देख लेते हैं प्रमुख सिद्धांत। तो तीर्थंकरों पर विश्वास एक प्रमुख सिद्धांत था कि जो प्रथम थे ऋषभदेव, उससे लेकर जो 24वें हुए महावीर स्वामी, इनकी शिक्षा, इनके विचारों पर विश्वास रखना एक प्रमुख सिद्धांत है। दूसरी की बात करें तो पंच महाव्रत आपको स्पष्ट है कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य का पालन जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। ये जो पंच महाव्रत आपको देखने को मिल रहा है, ये सीधे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ हमने जो 4th पेपर हम देखते हैं एथिक्स का हमारा, वहां पर भी यह पंच महाव्रत पूरी तरह इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप उसे भी अपनी तरफ से अवश्य तैयार करके रखिएगा। आगे चलते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर। तो अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है, तो कोई भी वस्तु है, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि 6 अंधे हैं, उसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो ये अनेकांतवाद की धारणा है, ये भी जैन धर्म द्वारा दी गई थी। स्यादवाद क्या है, तो कोई भी जो घटना घटित होती है उसके पीछे कोई कई कारण हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया, तो ये है कि गलती की संभावना से बचने के लिए स्यादवाद का एक कॉन्सेप्ट जैन धर्म में लाया गया है
क्या बोलता है, शायद अस्ति, शायद नास्ति, या शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे एक शायदवाद का एक सिद्धांत जैन धर्म में इम्पोर्टेंट रखता है। त्रिरत्न, त्रिरत्न भी एकदम इम्पोर्टेंट है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। त्रिरत्न भी आपके 3 नंबर में पूछे जाने की पूरी तरह संभावना रहती है, चाहे वह हिस्ट्री का पेपर हो फर्स्ट पेपर, या चाहे वह फोर्थ पेपर हो नैतिक मूल्य वाला, जो नैतिक शास्त्र का इथिक्स का पेपर है, उसमें भी त्रिरत्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो यह आपका होता है। इसके अतिरिक्त भी जैन धर्म के कई सिद्धांत हैं, लेकिन 6 नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम प्रस्तावना और उपसंहार दे रहे हैं तो 5 बिंदु बहुत ज्यादा होते हैं, आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अंत में आप लिख दीजिए कि यह सभी जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं जिनका जीवन में हमेशा पालन किया जाना चाहिए। आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 के जे की ओर। जहांगीर कालीन चित्रकला का वर्णन कीजिए। बिल्कुल, मुगल काल में अगर चित्रकला की बात की जाएगी तो जहांगीर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इसी प्रकार से हमने देख लिया कि मुगल काल में जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ये प्रस्तावना हो गई। विशेषताओं की बात करें तो पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो पूर्व से चली आ रही फारसी प्रभाव जो था इनका, उसका क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, और भारतीय पद्धति का एक विकास किया था चित्रकला की ओर, तो वो जहांगीर ने ही किया था। रूढ़ियों के स्थान पर इसने वास्तविकता को बल दिया कि जो पुराने चित्र बनते आ रहे थे कि राजा के ही बनते थे, लेकिन अब क्या किया कि वास्तविक दृश्य को इन्होंने चित्रों के माध्यम से बताना चालू किया। अभी आगे हम देख लेंगे इनके चित्रों को, तो आपको यह पॉइंट स्पष्ट हो जाएगा। धार्मिक चित्रों के स्थान पर दरबारी चित्रों को इन्होंने प्राथमिकता दी थी। मतलब पहले क्या होता था, भगवान के चित्र ये वो चित्र बनाते थे, अब क्या है कि राजा के जो राजा दरबार है उसमें व्यवस्था कैसी हो, क्या हो, ऐसे चित्र बनाए जाने लगे थे। छोटे आकार के चित्रों को, बड़े बड़े दीवारों पे चित्र न बनाकर छोटे आकार के चित्रों को बनाना भी जहांगीर के काल में चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता थी। प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं तो ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते जहांगीर, वर्जिन मेरी का चित्र पकड़े जहांगीर, साथ ही साथ एक चित्र आता है मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते जहांगीर। यहाँ से आपको ये प्रमुख चित्रों को देख के ये स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे चित्र ये जहांगीर के समय बनते थे। मतलब वास्तविकता को बल दे रहे हैं वो, बस ऐसा आपको लिखना है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं 15 नंबरों के क्वेश्चन की ओर। आपने देख लिया कि 3 नंबर में कैसे लिखा जाना चाहिए। 6 नंबर के क्वेश्चन का मैंने आपको फॉर्मेट बताया, नंबर भी बता दिए कि 4.5 अगर आपको नंबर मिल रहे हैं। देखिए 6 नंबर मिलने की संभावना बहुत कम होती है, सिर्फ उन्हीं में दिया जाता है जहाँ क्या होता है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि भैया सीधे सीधे कितने युद्ध हुए थे, क्या हुआ था, ऐसा अगर पूछा जाता है तो आपको 6 नंबर भी दिए जा सकते हैं। नहीं तो 4.5 और 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स होते हैं। आपको जबरन इसमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा कि आप 1 पेज ना लिख के 2 पेज लिख रहे हैं, 2.5 पेज लिख रहे हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप वहाँ क्या होंगे, गलत साबित हो जाएंगे और आपका 15 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको क्या करना है, 1 पेज आप कम से कम लिखिए। ज़्यादा बिंदु हैं तो जो आपके 10 क्वेश्चन हैं उसमें से आप 2 या 3 को 6 नंबर में दूसरे पेज पे पहुंचा सकते हैं। तो ये आपकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। कई गलतियां करते हैं बच्चे, सीधे सीधे लिखते जाते हैं, टाइम का पता नहीं होता है, तो एक टाइम का आप मैनेजमेंट इसमें ध्यान रखिए। कॉपी चेक करते हुए यही स्पष्ट होता है कि आप नंबर गलत डालते हैं, कि क्वेश्चन नंबर क्या है और क्वेश्चन नंबर आप उल्टा सीधा डाल देते हैं। आप आगे पीछे लिख रहे होते हैं, पहले 10वां लिख देते हैं, या आप पहले 15 मार करके क्वेश्चन को आगे पहुंचा देते हैं। देखिए ये ना करें। इसमें क्या होता है कि संभावना रहती है, आप स्पष्ट करें। जितना आप स्पष्ट करेंगे टीचर को, कॉपी चेकर को आप जितना आसानी से देंगे, उतने ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होगी। हजारों कॉपियां होती हैं, दिन में उनको कॉपियां कई 100 कॉपियां चेक करनी होती हैं। आप अलग तभी साबित होंगे जब आप अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, एक फॉर्मेट वाइज लिखेंगे कि प्रस्तावना हो, आपके में एक मुख्य भाग दिख रहा हो, उपसंहार दिख रहा हो। सरल बनाएंगे तो नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। 15 नंबर में बात कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक फॉर्मेट इसी के अनुसार बता दूंगा। क्या पूछा गया था तीसरे का पहले में कि औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम छोटा सा बता देंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है।
तो 18वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन ने घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान क्या हुआ, कारखाना उत्पादन प्रणाली ने ले लिया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। ऐसा करके आप एक छोटी सी प्रस्तावना बना सकते हैं। 6 नंबर में हम 1 या 2 लाइन में देखते थे, यहाँ आप इसे 4 या 5 लाइन में आसानी से ले जा सकते हैं। 4-5 लाइन आसानी से लिखी जा सकती है प्रस्तावना के रूप में। तो औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम पूछे थे, तो हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में इसमें बता दिया है। अब अपन चलते हैं मुख्य भाग की ओर, औद्योगिक क्रांति के कारण। सबसे पहले कारण देखते हैं पुनर्जागरण, जो हम रेनेसा देख रहे थे। इससे पहले हमने कई प्रमुख व्यक्तित्वों को देखा था। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट होता है तो वो है आपकी औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण। यह हर बार, लगभग हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा बात करें तो इनकी रहती है। पुनर्जागरण से क्या हुआ, तो वैश्विक पुनर्जागरण ने लोगों तक संसाधनों की पहुंच और अन्य सुविधाएं प्रदान की। सभी संसाधनों की आसानी से पहुंच इसके द्वारा सुनिश्चित हो गई। तो क्या हुआ कि उद्योगों को बढ़ावा मिला। क्या होता है कि आपको सारे सामान एक ही जगह मिल जाएं तो उद्योग तो बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो पुनर्जागरण ने क्या किया था कि संसाधनों की लोगों तक, उद्योगों तक पहुंच आसानी से सुनिश्चित कर दी थी। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, तो क्या हो रहा था, कॉलोनीज बन रही थी, इंग्लिश में से कॉलोनीज कहा जाता है। तो कॉलोनीज बढ़ रही थी। जैसे क्या है कि भारत को ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है, ब्रिटिश का राज था भारत में, तो ब्रिटिश कॉलोनी थी। ऐसी क्या थे, विश्व भर में उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति ने उद्योगों तक कच्चे माल की पहुंच सुनिश्चित कर दी थी। होता क्या था, जहां जिस देश का शासन होता था उस देश में जो कच्चा माल होता था वहां से वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने देश में पहुंचाते थे। उद्योगों में उसका बढ़िया प्रक्रिया चलती थी और उसी सामान को बनाकर क्या किया जाता था, उसी उपनिवेशवादी देश में या अन्य जगहों पर क्या बेच दिया जाता था। तो ये उपनिवेशवाद था। अन्य कारण में देखें तो जनसंख्या वृद्धि। इस दौर में आप जो देखते हैं कि जनसंख्या में, वैश्विक जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। तीव्र गति से वृद्धि क्या होगी, तो जब लोगों की संख्या बढ़ गई तो उद्योगों को सस्ती मानव श्रम उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग इतने बढ़ गए थे कि कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार रहते थे, जिसने औद्योगिक क्रांति को बहुत, मतलब एक ऊर्जा प्रदान की थी कि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण। आज भी यही चलता है कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उसको हो सकता है कि कम पैसों में ही चीजें मिल जाती हैं। तो यही व्यवस्था भी औद्योगिक क्रांति का कारण बनी थी। आगे चलते हैं, तकनीकी क्रांति। मानव की तर्क एवं बुद्धि में वृद्धि हुई थी। वैज्ञानिक आविष्कारों ने तकनीकी में वृद्धि की। उद्योगों में अब पुराना ढर्रा नहीं चल रहा था। जैसे अगर हम खेती की बात कर लें, पहले क्या होता था कि कहीं लोग लग के आपको कोई फसल काटनी होती थी। अब क्या हुआ कि नई नई तकनीकी आ गई, आपकी सीधे सीधे फसल पूरी काट ली जाती है। उन्हें आपको छानना बीनने की आवश्यकता नहीं होती है। कई मशीनों के द्वारा उन्हें अच्छा मटेरियल अलग, घास भूसा अलग कर दिया जाता है। तो एक तकनीकी क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति को एक महत्वपूर्ण कारण प्रदान किया था। साथ में देख लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो मिली थी लोगों को, उसने धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जो कि औद्योगिक क्रांति का कारण बना था। कैसा कि अब क्या हुआ कि महिला धर्म में सुधार हो रहा है तो महिलाओं को भी काम करने का मौका मिलने लगा। महिलाओं को काम, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति पैदा हुई थी, इसके बाद पुरुषों से ज्यादा इन औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को भी रोजगार मिला था। तो ये भी एक औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख कारण बना था। अब हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन के औद्योगिक क्रांति के परिणाम। यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं कि यदि किसी क्वेश्चन में दो पक्ष, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम, तो कारण और परिणामों दोनों को इक्वल प्राथमिकता दें आप। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि कारण को 2 पेज लिख दिया और परिणाम 1 पेज लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के इक्वल मार्क्स होते हैं। आप पहला पक्ष भी उतना ही लिखें, दूसरा पक्ष भी। थोड़ा बहुत 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 2-2.5 पेज ने आपने सिर्फ कारण लिखे और परिणाम को आप 4 लाइन में लिख के खत्म कर देते हैं। इससे आपको क्या होगा, सिर्फ कारण के नंबर मिलेंगे। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर का ही आपने लिखा है, आप ये मान लीजिए। अब 7 में से वो जितना दे दे आपको, ठीक है। तो आप दोनों को इक्वल प्राथमिकता दें। औद्योगिक क्रांति के परिणामों की बात करें
आर्थिक परिणाम देख लेते हैं। आर्थिक परिणाम में क्या होता है, दोनों पक्षों को हम देखेंगे, उसकी सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे और नकारात्मक पक्ष। सबसे पहले सकारात्मक देख लें तो औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन में वृद्धि कर दी। पहले क्या होता था, लोग काम करते थे, अब मशीनें आ गई तो उत्पादन में वृद्धि हो गई। शहरीकरण बढ़ गया, गांवों से लोग शहरों की यार आए, एक ही जगह पर रहने लगे तो शहरीकरण में वृद्धि हो गई। रोजगार में वृद्धि, बहुत सारे उद्योग खुलने के कारण लोगों को रोजगार मिल गया। परिवहन में विस्तार हो गया। कैसे? नई नई क्रांति आई, लोगों का शहरों की ओर पलायन जैसा भी प्रारंभ हुआ तो परिवहन में भी विस्तार हो गया। ये इसके औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक परिणाम थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके नकारात्मक परिणामों की ओर। नकारात्मक परिणाम क्या हुआ, तो घरेलू उद्योगों में कमी आई। पहले क्या होता था, घर पे ही छोटे छोटे उद्योग चल रहे होते थे, लेकिन उसी स्थान पर कोई बड़ा उद्योग लग जाता है तो यहाँ के जो छोटे उद्योगों के कर्मचारी हैं वो भी अधिक पैसे के लालच में और काम की सुलभता के कारण वो बड़े बड़े उद्योगों में शामिल हो जाते हैं, जो कि घरेलू उद्योगों में इससे कमी आई। आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न हुई। कैसे? आर्थिक विषमता ऐसे देखा जाए कि कुछ वर्ग तो बहुत अधिक पैसा कमाने लग गए, उद्योगों का जो उद्योग लगाने वाले वर्ग थे, लेकिन मजदूर का हिस्सा क्या था, बहुत कम था। तो जो एक सामाजिक विषमता है, ऊपर नीचे की भावना आर्थिक रूप से कि कोई अमीर हुआ कोई गरीब हुआ, ये एक इसका प्रमुख नकारात्मक परिणाम था। मलिन बस्तियों का विकास हुआ। हमने देखा कि शहरों में ही उद्योग लगे, लोगों ने गांव की ओर से पलायन किया। घर में मतलब यहाँ पर रहने के लिए उन्हें प्रॉपर संसाधन नहीं थे, इतना धनराशि भी नहीं होती थी कि वो एक अच्छा घर ले सकें। तो वो झुग्गी बस्तियों जो एरिया होता है, मलिन बस्तियों का इसके कारण विकास हुआ था। आज भी हमें देखने को मिलता है कि बम्बई में यूपी बिहार से लोग पलायन करके जाते हैं और धारावी जैसी मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती हैं। ऐसा ही उद्योगों के कारण उस समय भी हुआ था और लगभग आज भी यही व्यवस्था चलती आ रही है। अपराध दर में वृद्धि हो गई। जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा रहेंगे, पैसा नहीं होता है तो आपराधिक प्रवृत्ति की भी संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार आर्थिक परिणामों में हमने देखे सकारात्मक परिणाम भी, नकारात्मक परिणाम भी। आप इसे सीधे सीधे सामने आमने सामने न लिखकर ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं राजनीतिक परिणामों की ओर। राजनीतिक परिणामों में क्या हुआ, तो मजदूर संगठन क्या हुआ, उद्योग बने, मजदूर हुए। मजदूरों को जब शोषण होने लगा तो उन लोगों ने, मजदूरों ने भी एक संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार राजनीतिक परिणाम में एक सबसे प्रमुख कारण है मजदूरों का संगठन और श्रमिक आंदोलन। संगठन बनाएंगे, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो आंदोलन भी करेंगे। कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश प्रारंभ यहाँ से हो गई थी। कैसा? जो स्टेट है अब क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, मतलब राजतंत्र से अब संसदीय व्यवस्था की ओर आ गए थे। तो वो चाहते थे कि एक राज्य जो है कल्याणकारी होना चाहिए, सभी के कल्याण की बात करे। प्रतिस्पर्धी उपनिवेशवाद का उदय हो गया था। इससे क्या समझते हैं आप? प्रतिस्पर्धी मतलब होता है आपस में कंपटीशन। उपनिवेशवाद क्या है, मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि विभिन्न देशों पे कब्जा करके वहां के संसाधनों को यूज लेना। तो अब लड़ाइयां होने लगी कि यहाँ पर कब्जा मैं करूंगा या दूसरी जगह पर कब्जा मैं करूंगा। तो राजनीतिक जो एक नकारात्मक परिणाम है वो यही देखने को मिला हमें कि प्रतिस्पर्धी उपनिवेशवाद का उदय। बाकी मजदूर संगठन हो, श्रमिक आंदोलन हो, कल्याणकारी राज्य हो, ये राजनीति के सकारात्मक परिणाम है। लेकिन नकारात्मक रूप से देखा जाए तो प्रतिस्पर्धी उपनिवेशवाद इसका परिणाम रहा। आगे बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों की। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं का विकास हुआ और अत्यधिक उत्पादन के कारण हुआ। क्यों? उत्पादन अच्छा हुआ तो जनसंख्या में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सुविधाएं मिली लोगों को, तो मृत्यु दर में कमी आ गई, जन्म दर में सुधार हुआ, मृत्यु दर में कमी आई तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी। और हुआ क्या कि उत्पादन, जो उद्योग लग गए तो लोगों को अब भूखा मरने की स्थिति नहीं हुई। तो उत्पादन अत्यधिक हुआ, इसके कारण स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिली और अन्य कारण भी हुए। महिलाओं की गतिशीलता, अभी हमने पहले भी बात करी थी कि इस दौर में अब सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी क्या था कि काम में शामिल होने लग गई थी। छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े बड़े उद्योगों में उन्हें काम मिलने लगा था, ज्यादा उद्योग खुले, ज्यादा रोजगार मिला तो महिलाएं भी इस ओर आगे बढ़ गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार हुआ, लोग एक शहर की ओर आए जहाँ पे उन्हें कई सुविधाएं मिली, जैसे शिक्षा हो, मनोरंजन हो, सिनेमा हो, ऐसे क्षेत्रों में विस्तार हुआ। साथ ही साथ संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर
अब क्या हो गया था, चलन बढ़ गया था। गांवों से निकलकर जहाँ संयुक्त परिवार होता था, अब काम करने के उद्देश्य से लोग शहरों की ओर आने आकर बसने लगे, जिससे क्या हुआ, एकल परिवार की भावना शामिल प्रारंभ हो गई थी। ये इसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों के दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम यह कहेंगे कि इंग्लैंड से जो क्रांति, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, उसने समाज के प्रत्येक स्तर को प्रभावित किया था और एक नई दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार आप जो औद्योगिक कारण है, औद्योगिक परिणाम है, हमने सभी को इक्वल प्राथमिकता दी, कारण प्रस्तावना को देखा, उसके बाद कारण पूछे थे उसको बताए, उसके परिणाम बताए, और 4 से 5 लाइन में हम इसका उपसंहार दे देंगे तो 15 मार्कर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नंबर की बात करें तो 12 नंबर लगभग सर्वाधिक होते हैं। आंसर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको 12 के 12 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। 15 में से 15 नहीं दिया जाता है। पिछले वर्षों की कॉपियां हमने जो RTI लगाकर देखी है, उससे हमें यह स्पष्ट हुआ है कि 15 नंबर में 12 नंबर ही मिले हैं जब आप अच्छा लिखते हैं इस प्रकार से कि अगर आप दो पक्ष हैं तो दोनों को प्राथमिकता देते हैं, आप उसकी इंट्रोडक्शन को बनाते हैं, उसकी बॉडी लिखते हैं और उपसंहार लिखते हैं, तो आपको पूरी तरह 12 नंबर मिलने की संभावना रहती है। जो थर्ड का बी था, 15 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन था, वो था प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या थे कारण? तो इसमें भी हम वही फॉर्मेट अपनाएंगे, पहले बता देंगे कि क्या हुआ भैया प्रथम विश्व युद्ध में। तो वर्ष 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में, जी यहाँ शब्दों पर गौर करिएगा कि मुख्य तौर पर यूरोप में ही व्याप्त जो महायुद्ध हुआ था उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया था। आपको जाहिर सी इस बात स्पष्ट ही है कि यूरोप के ही ज्यादातर आपस में लड़े थे इसमें, तो उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। इसके कारण निम्नलिखित हैं। कारण क्या है? पहली बात करें तो उग्र राष्ट्रीयता। कैसे? अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए और अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते थे, विभिन्न देश युद्ध के बल पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ। मतलब राष्ट्रीयता की भावना ऐसी जागृत हुई कि अपना ही अपना स्वार्थ दिखा और इन लोगों ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। और बात करें तो साम्राज्यवाद, अभी अपन ने देखा ही था कि औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि उपनिवेशवाद का जो प्रतिस्पर्धी उपनिवेशवाद था उसकी भावना को इसने तीव्र किया था। इससे क्या हुआ कि उपनिवेशों की बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेशों का विस्तार किया। बाल्कन क्षेत्र में रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य संघर्ष का भी कारण साम्राज्यवाद ही था। सैन्यवाद की बात करें, सेना की दृष्टि से कैसे, तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और विस्तारवादी नीति को क्रियान्वित करने के लिए शस्त्रों के निर्माण और खरीद बिक्री में लगा रहा। मतलब एक कुल मिला के एक धारणा ऐसी बन गई थी कि हमें अगर विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो उसका एकमात्र उपाय युद्ध ही हो सकता है। युद्ध कर कर उन्होंने क्या किया, अपना स्थापित करने का कार्य किया। तो युद्ध के लिए जो शस्त्रों को निर्माण में और खरीद बिक्री में ये लगे रहे, ये ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। जब हम इसके प्रथम जो संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता देखेंगे या अन्य कारण देखते हैं तो हम उसे भी इसी बिंदु को शामिल करते हैं कि अब इसकी बात न मानकर लोग इसी में लगे रहे कि शस्त्रों का निर्माण और यह किस प्रकार किया जाए। आगे हम देखते हैं बिस्मार्क नीति। जाहिर सी बात है, फ्रांस की जो एल्सेस लॉरेन का जो क्षेत्र था उससे लेकर जर्मनी का अधिकार उसमें स्थापित हो गया था। इसने भी प्रथम विश्व युद्ध में एक के कारणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्य में देखा था जनमत और समाचार। देखिए, किसी भी देश में शांति हो, युद्ध हो, उसमें समाचार और जो आपका मीडिया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो यहाँ के जो दार्शनिक थे, राजनीति जो इस क्षेत्र के राजनीति के दार्शनिक थे और लेखक थे, इन्होंने युद्ध की वकालत कर दी और ऐसा वातावरण बना दिया कि युद्ध ही सब कुछ है। आज भी हमें देखने को मिलता है कि मीडिया वाले क्या करते हैं, एक छोटा सा सीमा पर एक छोटा विवाद भी होता है तो उसे इस प्रकार दिखाया जाता है कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई हो। तो यह एक प्रमुख कारण बनता है युद्ध का। हमें उसके समस्त पहलुओं को ध्यान देना चाहिए और एक संगठित रूप से बात कर कर उसको निपटाना चाहिए, यह ना करके
मीडिया और इसे क्या देती है, बढ़ावा देती है, और उसी में हथियार इतने हैं, हथियारों का स्थिति ऐसी है, इस देश के पास हथियार इतने हैं, उस देश के पास हथियार इतने हैं, ये बताना चालू कर देती हैं। इससे क्या होता है कि जनता में भी एक ऐसी युद्ध जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे बचना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने का एक एक ये मतलब उद्देश्य यही होना चाहिए कि यहाँ जो हमने गलतियां करी थी, वैसे इतिहास पढ़ने का ही यह उद्देश्य होता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई है या अच्छे कार्य हुए हैं, हम उसको आज की दृष्टि से देखें। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में इन समाचारों ने, और वहाँ के जो दार्शनिक थे, बड़े बड़े बुद्धिवेत्ता थे, उन्होंने युद्धों की वकालत कर दी थी, जो कि युद्ध का कारण बना था। आज भी यह होता है, इससे बचना चाहिए। अन्य कारण में देखा जाए, तात्कालिक कारण देख लेते हैं। तात्कालिक कारण से आशय है कि जो मतलब आग में घी डालने का काम जिसने किया, क्या था वो? तो ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे, आर्क ड्यूक, उनकी बोस्निया में अप्रत्याशित रूप से हत्या कर दी गई। इस हत्या ने क्या किया कि सभी जो ऊपर वाले हमने कारण पढ़े, उपरोक्त कारण पढ़े, उसमें एक चिंगारी प्रदान की, और वो लहू कहाँ से जल गई? युवराज की, जो ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या हुई, वहां से ये क्रांति अब पूरी तरह प्रारंभ हो गई। कई कारण थे, लेकिन चिंगारी का काम जो किया, जो आग का काम इन्होंने किया, वो किया ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या ने। इस प्रकार अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के होने में कई कारणों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वैश्विक क्षति उत्पन्न की थी। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 3 के सी की, 15 नंबर के तीसरे क्वेश्चन की। अशोक का एक महान शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इसको भी उसी फॉर्मेट में आपको लिखना था। क्या? कि अशोक की महानता उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उदात्त नैतिक चरित्र हो गया, आदर्श मानव हो गए, उचित गुण हो गए, उसके द्वारा उसके साथ साथ उसके कल्याणकारी कार्यों से चरितार्थ होती है। अशोक का जो हम शासक के रूप में मूल्यांकन देख रहे हैं, ये सिर्फ अशोक की दृष्टि से आप ना देखें, इसे आप अन्य राजाओं की दृष्टि से भी, जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, आप उसी फॉर्मेट में उसको डालिएगा। कभी अशोक पूछ लिया जाता है, कभी चंद्रगुप्त मौर्य पूछ लिया जाता है, कभी आपसे अकबर पूछ लिया जाएगा। तो सभी का ढांचा एक मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूंगा। आप इसी ढांचे में उन सभी शासकों को, जो भी आपने इतिहास में महत्वपूर्ण रहे हैं, आप सभी को इसी ढांचे में ले आएं और इसी में लिख दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका महान व्यक्तित्व। कैसे थे महान व्यक्तित्व? तो धर्म परायणता, कर्तव्य परायणता, सत्य निष्ठा की बात करें, अहिंसा की बात करें, उदारता, नैतिकता और आध्यात्मिकता से ये पूरी तरह विद्यमान थी अशोक में। दूसरे पॉइंट में देखें, धर्म विजयी। अशोक ने शांति और अहिंसा पर आधारित धर्म से मानव हृदय को जीत लिया था। बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अशोक ने निभाई थी। हमें पता है कि उसने अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र और संघमित्रा को, श्रीलंका और कई अन्य देशों में भी भेजा था, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और वैश्विक शांति और अहिंसा, जो कि बौद्ध धर्म का मूल भाव था, उसको बढ़ावा मिले। इससे क्या हुआ? उन्होंने धर्म पर भी विजय प्राप्त की। उदार और सहिष्णु थे। धार्मिक संकीर्णता को त्यागने से सभी धर्मों के साथ में वृद्धि हुई। मतलब उनका ये मानना था कि सभी धर्मों का अपना अपना एक विशेष महत्व है, सभी धर्मों को प्रॉपर ये मान्यता भी देते थे। कुल मिलाकर हम इसे एक सेकुलर, पंथ निरपेक्षता की भावना के साथ अशोक ने कार्य किया था। इसी से धार्मिक संकीर्णता को त्यागने से सभी धर्मों का जो साथ था उसमें वृद्धि हुई। और धार्मिक नीति उनकी कैसी थी? तो सहिष्णु थी और व्यापक दृष्टिकोण से वो काम किया करते थे। तो अशोक के व्यक्तित्व की एक सबसे प्रमुख विशेषता थी उनका उदार चरित्र, लिबरल होना। आगे देख लेते हैं राष्ट्र निर्माता के रूप में कैसे। तो उन्होंने अपने अभिलेखों को पाली हो गई, प्राकृत हो गई, ब्राह्मी, जो उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर एकता की स्थापना हुई। आपको यह स्पष्ट है, आपको यह जानकारी है कि भाषा का एकता स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी, जो हम 1857 की क्रांति का जो असफलता के हम कारण देखते हैं, वहां में सॉरी वहां हमें ये देखने को मिलता है कि जो 1857 की क्रांति में हमें असफलता मिली, वहां हमारे पास एक निश्चित जो भाषा थी उसका अभाव था।
हिंदी का व्यापक तौर पर अभाव था, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों में आपसी जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए भाषा के स्तर पर, वो नहीं हो पाया था। सेम यही राष्ट्र निर्माता के रूप में अशोक ने क्या कार्य किया था, वहां से हमें ये सीख लेने की आवश्यकता थी कि उस समय जो तत्कालीन भाषाएं सर्वाधिक प्रचलित थी, उसके उससे उन्होंने क्या किया, अपनी अभिलेखों को लिखा, और जिससे क्या हुआ कि राष्ट्र को जो एकता स्थापित करने का कार्य इन्होंने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं अन्य कारणों की ओर। तो लोक हितैषी, जाहिर सी बात है एक राजा को लोक हितैषी होना आवश्यक होता है। उसने कई राजमार्गों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, आश्रमों की बात करें, उद्यानों की बात करें, इन सब का निर्माण उन्होंने अपने साम्राज्य में करवाया। कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, ऐसे कई लोक हितैषी कार्य अशोक ने करवाए थे। आगे बढ़े। मानवतावादी, मानव मात्र के कल्याण के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी जो विचारधारा थी कि सभी मानवों का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा से भी अशोक प्रभावित थे। उदारता की मूर्ति और मानवता के पुजारी थे। इस प्रकार आप अच्छे अच्छे शब्द, जैसे उदारता की मूर्ति हुई, मानवता की पुजारी हुई, ऐसे शब्दों का आप अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको अधिक अंक मिलेंगे। हम क्या होता है, हिंदी में लिख रहे होते हैं और हम हिंदी हमारी ठेठ भाषा का प्रयोग करते हैं। कई विद्यार्थियों की कॉपी देखने को मिलती है, तो जैसे हिंदी की कॉपी अगर हमें देखने को मिली कि कुछ बच्चों ने क्या किया कि जो पर्यायवाची शब्द पूछे थे, पता नहीं कौन से पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं। लोकोक्ति में पता नहीं कहाँ कहाँ की लोकोक्ति उठा दी है, आज तक सुनी ही नहीं है। मतलब लोकोक्ति हो ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके क्षेत्र में ऐसा ना हो कि वो आपके क्षेत्र में प्रचलित है, कॉपी चेकर को ही समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे बिंदुओं से आप बचें, हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे हम कई बार लिख देते हैं कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ज़रूरत के स्थान पर आप आवश्यक लिख सकते हैं, हिंदी का एक अच्छा शब्द है। इस प्रकार यहाँ भी हमने क्या किया है, उदारता की मूर्ति हो, मानवता के पुजारी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इंग्लिश में भले ऐसा ना होता हो, क्या होता है कि इंग्लिश में शब्दों को समझना के स्तर पर कठिनाई होती है, तो आप सामान्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो अच्छा आंसर बनाने के लिए आप हिंदी के अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छा अच्छे एक पूरी सेंटेंस फॉर्मिंग करें, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। तो आदर्शवादी थे। उसने क्या किया, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जिन आदर्शों को अपनाया वह अनुकरणीय है। राजनीतिक क्षेत्र में शांति हो, सद्भावना हो, मैत्री हो, युद्ध ना करने के आदर्श को जो अशोक ने अपनाया था वो सभी के लिए अनुकरणीय है, अर्थात उन्हें माना जाना चाहिए। यहाँ भी मैंने स्पष्ट किया है कि अनुकरणीय हिंदी का कितना अच्छा शब्द है। हमें ये हमारे सामान्य व्यवहार को भी बढ़ाता है, और कॉपी चेकर को भी ऐसे शब्द जब देखने को मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। अंत में क्या है कि जो थे योग्य शासक थे और सेना नायक थे। बचपन से कलिंग युद्ध तक बात करें, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध वाली प्रवृत्ति छोड़ दी थी, इसलिए हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि बचपन से लेकर कलिंग युद्ध तक उन्होंने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता का उन्होंने परिचय दिया। उससे उचित सैन्य प्रबंधन का संपूर्ण भारत प्रशंसक था। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ अशोक के बारे में जानकारी मिली है, अशोक को विश्वव्यापी एक बड़ा शासक माना जाता था, विश्व उनका प्रशंसक था। मतलब जब भी उन्होंने युद्ध लड़े, कलिंग जैसा युद्ध में हमें देखने को मिलता है जहाँ लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, तो एक सेना नायक के रूप में इस इतने बड़े युद्ध का संचालन करने का कार्य जो किया था वह अनुकरणीय था। तो एक योग्य शासक और सेना नायक के रूप में भी अशोक एक महान शासक था। आगे बढ़ते हैं और इसका एक निष्कर्ष की ओर देख लेते हैं कि इनके निष्कर्ष में मैंने एक पॉइंट डाला है कि जो एक प्रमुख विद्वान रहे हैं पॉल मेसन ओर्सेल, इनका एक कथन डाल दिया है। क्या, मौर्य वंश का तृतीय सम्राट न केवल भारतीय राजाओं में ही उच्च था बल्कि इतिहास के महान दार्शनिकों में से भी एक था। यहाँ दो चीज़ स्पष्ट हो गई, क्या कि राजा के तौर पर तो उन्हें बहुत अच्छा बता दिया, साथ ही साथ एक दार्शनिक के तौर पर, एक दार्शनिक क्या सोचता है, कैसा विचार रखता है, कैसे कार्य करता है, उस दृष्टि से भी जो अशोक थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ये था पॉल मेसन ओर्सेल का एक कथन।
यहाँ से ये स्पष्ट है कि यदि आप ऐसे कोई कथन आपको मिलते हैं किसी भी शासक हो, या अगर हम आगे जाएंगे अभी जब मॉडर्न हिस्ट्री का हम टेस्ट देंगे तो वहाँ भी आपको ये स्पष्ट देखना पड़ेगा कि अगर किसी जैसे गांधी जी का कोई स्टेटमेंट अगर किसी से मेल खा रहा है तो आप उसे लिखें। यह भी आपको क्या करेंगे, एक अलग से आपको एडवांटेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन था 3 का डी, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या लिखें, तो बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक अपना शासन स्थापित किया। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा, किंतु क्या हुआ फिर औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों से ही मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित हैं। इस प्रकार एक छोटी सी रूपरेखा तैयार करें कि इसमें मैंने लगभग सभी चीज़ों को शामिल कर लिया है। आप इसे कुछ अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं कि बाबर से लेकर सीधा औरंगजेब तक इसका शासन रहा है, या आप उन्हें बीच वाले शासकों को भी शामिल कर सकते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। एक स्पष्ट हमने आपको एक आधार दिया है कि इस आधार पर आप लिखें। आगे देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो थी औरंगजेब की नीतियाँ। इससे पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन औरंगजेब के आने के पश्चात माना जाता है कि व्यवस्था बिगड़ी थी। क्या है, तो धार्मिक नीति सबसे खराब। कैसे, हिंदू मंदिरों अन्य तीर्थ स्थलों को नुकसान उन्होंने तोड़वा दिया। क्या किया, तो बलात् धर्म परिवर्तन चालू करवा दिया, जजिया जैसे धार्मिक कर हिंदुओं पर लगा दिए, जो कि क्या किया, इसने धार्मिक नीति से हिंदुओं साम्राज्य मतलब हिंदू जो क्षेत्र था, हिंदू जो लोग थे, उसके प्रति बहुत गलत धारणा इसमें गई। मतलब कुल मिला के वह एक मुस्लिम साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। ये इसकी धार्मिक नीति रही। राजपूत नीति की बात करें, हमने अकबर के समय देखा था कि अकबर के साम्राज्य विस्तार का सबसे प्रमुख कारण ही क्या रहा था कि राजपूतों को उन्होंने अपने विश्वास में लेके रखा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, औरंगजेब तक आते आते राजपूतों के प्रति असहिष्णुता की नीति औरंगजेब ने अपनाई। क्या किया, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, बुंदेला शासक हो, उनसे संघर्ष स्थापित किया, जो कि इनके साम्राज्य विस्तार में बाधक बना। मतलब अकबर के ठीक विपरीत कार्य अगर किसी ने किया, औरंगजेब ने किया, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। अकबर के समय साम्राज्य विस्तार हो रहा था, इसके समय साम्राज्य विस्तार क्या हो गया, खत्म हो गया। बल्कि जो इनके साम्राज्य थे वो भी अब धीरे धीरे अलग होने लग जाएंगे। दक्षिण नीति की बात करें तो औरंगजेब ने सर्वाधिक अपना समय दक्षिण नीति में ही बर्बाद किया। वो क्या चाहता था कि दक्षिण के राज्य को, उत्तर में अब मेरा शासन पहले से स्थापित है तो अब मैं क्या करता हूँ कि दक्षिण में स्थापित करना चाहता हूँ। तो दक्षिण में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर भारत का जो इसका प्रशासन था उसी में इसकी क्या हो गई, पकड़ ढीली होती गई। वहाँ जवाबदारी रही नहीं तो क्या हुआ, पकड़ ढीली हुई और दक्षिण में घुसने के कारण धन का भी अपार विनाश हुआ। ठीक, आगे अन्य पॉइंट देखें तो उत्तराधिकार का अभाव। औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब चाहता था कि मैं शासन करूं। कई बच्चे होने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि वो चाहता ही नहीं था कि जब तक मैं रहूं तब तक कोई अन्य शासन करे। तो समय के साथ उत्तराधिकारी की नियुक्ति ना करने के कारण कई अन्य आंतरिक समस्याएं पैदा हो गई थी, जो कि इसके पतन का एक प्रमुख कारण बनी थी। यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि औरंगजेब के, ये सीधा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 नंबर में कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की क्या भूमिका है। तो आप इन्हीं बिंदु को शामिल करें, आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह तैयार है। आप लिख दें कि औरंगजेब की नीतियाँ किस प्रकार, तो आपने उसमें धार्मिक नीति लिख देंगे, आप राजपूत नीति बता दीजिए, राजपूत नीति के बाद दक्षिण की नीति बता दीजिए, उत्तराधिकार का अभाव बता दीजिए। इससे आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाता है। हमारा टेस्ट पेपर डिजाइन करना का एक विशेष पहलू हम इसको भी ध्यान में रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको बता सकें, और साथ ही साथ हम जिसको नहीं भी बता रहे हैं तो हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप उसे भी अपने साथ शामिल कर लें। आगे बढ़ते हैं। जो अन्य कारण थे, हमने पहले देखा कि औरंगजेब की नीतियाँ, अन्य कारण देखें कि स्वेच्छाचारी तथा केंद्रीय शासन व्यवस्था। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से कार्य करना। स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था के लिए शासक का योग्य होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। औरंगजेब के पश्चात क्या हुआ कि शासक इस क्षेत्र में निरंकुश साबित हुए, उनकी स्वेच्छाचारिता से वो अपना काम नहीं कर पाए, और इतने बड़े साम्राज्य था
पूरा जो साम्राज्य था उसका संचालन नहीं कर सकें। तो यह एक पतन का कारण बना। मतलब औरंगजेब के बाद के शासक ऐसे आए ही नहीं जो पूरी तरह अपने वर्चस्व स्थापित कर सकें और शासन व्यवस्था को संचालित कर सकें। मतलब वही विलासी प्रवृत्ति के शासक, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे शासक। रंगीला मतलब अपने रंग में ही व्यस्त हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं साम्राज्य में क्या चल रहा है, सिर्फ उन्हें दरबार में बैठकर अपना कार्य करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो ये भी एक क्या है, पतन का एक प्रमुख कारण बना। अन्य कारण में बात कर लें तो उत्तराधिकार का जो संघर्ष था वो इसके पतन का एक प्रमुख कारण बना। कैसा कि औरंगजेब के पश्चात कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई एक विशेष प्रावधान था ही नहीं कि कौन सा अगला आने वाला उत्तराधिकारी के लिए क्या नियम होने चाहिए। इन नियमों के अभाव में आपसी युद्ध प्रारंभ हो गए, भाई भाइयों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और इससे क्या हुआ कि आंतरिक व्यवस्था चरमरा गई। आंतरिक व्यवस्था से चरमराने से संपूर्ण व्यवस्था खत्म हुई और बाहरी व्यक्तियों को इसका पूरी तरह फायदा मिला, जो कि साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। अन्य कारणों में देखें तो नैतिक पतन भी एक प्रमुख कारण इसका बना। नैतिक पतन कैसे? औरंगजेब के उत्तराधिकारी शासकों के साथ साथ साम्राज्य के अमीर वर्गों का भी अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करना पतन और इसके विघटन का कारण बना। क्या है, औरंगजेब तो अपना कार्य कर गया, इसके बाद जो उत्तराधिकारी आए, मैंने पहले भी बताया आपको, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे उत्तराधिकारी, नाम ही उनका रंगीला था, तो रंगीले कार्य ही करते थे। ऐसे ही साथ साथ अमीर वर्ग भी क्या है, तो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते रह गए और साम्राज्य में क्या चल रहा है इन्हें बिल्कुल खबर ही नहीं लगी और मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण बने। आगे देखते हैं कि आर्थिक दिवालियापन। अभी हमने औरंगजेब के समय देखा था कि दक्षिण में जा गए और दक्षिण में इतना पैसा गवा दिया युद्ध ही युद्ध में कि अब आगे चल के सेना को या अन्य कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं बचा। साम्राज्य में अपनी शान शौकत और अन्य भोग विलास के लिए पैसा इन लोग उड़ाते रह गए। क्या हुआ, विशाल भवनों का निर्माण कराया। इसके कारण क्या हुआ कि धन का अपार क्षति हुई और अब इनके यहाँ क्या हुआ, सैन्य और अन्य कर्मचारी गणों का वेतन तक ये उपलब्ध नहीं करा सके। ये सब क्या रहे, प्रमुख कारण रहे। इसके साथ साथ एक मनसबदारी व्यवस्था, मुगल साम्राज्य की एक प्रमुख व्यवस्था देखते हैं। तो इससे क्या है कि कर व्यवस्था क्या आप रूप इसमें देख सकते हैं कि साम्राज्य में शासक का सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। जो आपके मीडिएटर एक बन गए थे कि राजा और जनता के बीच में कोई संबंध नहीं रह गया था। संबंध क्या था कि राजा जो मीडिएटर था उससे पैसा लिया करता था और जो मीडिएटर होता था वही कर को कलेक्ट करता था, सब कुछ काम वही करता था। तो साम्राज्य में शासक का सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। इससे बाद में वो जो मध्यस्थ वर्ग थे वही अपना साम्राज्य स्थापित करने लग गए, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। सातवां क्या है, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में आपने देखा ही कि नादिर शाह का आक्रमण हो, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो, साथ साथ ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी इस समय आ चुकी थी। तो इस सब ने क्या किया कि मुगल साम्राज्य को धराशाही कर दिया। एक तरफ नादिर शाह का आक्रमण चल रहा था, दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला अपने कार्य में व्यस्त थे, साथ ही साथ इसी बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। तो इन सब ने क्या किया, मुगल साम्राज्य को धराशाही कर दिया और इसके पतन का कारण बन गया। आगे बढ़ते हैं, अंत में हम इसके निष्कर्ष की ओर देख लेते हैं कि इस प्रकार बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अपने लगभग 200 वर्षों के एक छत्र राज्य के पश्चात बहादुर शाह जफर द्वितीय के रूप में अंतिम शासक के साथ विघटित हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर का फॉर्मेट रहेगा। तो हमने इसमें पूरे टेस्ट में हमने ये देखा कि 3 नंबर के नंबर 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 15 नंबर हो, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाना चाहिए, कैसे लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे। हाँ, 15 नंबर के क्वेश्चन में एक बार और बता दूं कि लगभग आप 3 पेज लिखिए, कम से कम 2.5 से 3 पेज लिखेंगे तो आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। सर्वाधिक अंक बात कर दिया तो मैं बोल रहा हूँ 12 अंक आपको मैक्सिमम दिए जाते हैं। ये हमने पिछले साल की कॉपियों को देखकर ही आपको बताया है, आरटीआई लगाकर हमने देखी हैं, उसके आधार पर हम आपको पूरा निष्कर्ष बता रहे हैं। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें कि हिस्ट्री का पेपर में आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, तो लगभग 100 के आसपास के नंबर, जो आपके 90 से 100 हो गए, ये अच्छे नंबर होते हैं हिस्ट्री के पेपर में।
पहले पेपर में यदि आप पिछले साल के अगर टॉपर की भी बात करें तो लगभग 170 से 180 के बीच में उनके नंबर थे। ये वाले नंबर आप अगर यहाँ पे 170 के आसपास नंबर लाते हैं, 160 भी लाते हैं और बाद के पेपरों में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। होता क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस इतना लंबा होता है कि कभी आप पढ़ते जाएंगे समाप्त ही नहीं होता है। इसके अगर आप इसी को शुरू के 3 पेपर को हटा दें, हिस्ट्री को हटा दें, हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर, इसमें जितना समय लगता है इसका आधे से भी कम समय लगता है बाकी के 3 पेपरों में। हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है, हमने टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही प्रारंभ किया कि हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टेस्ट को जो पेपर होते हैं इनको हमने प्राथमिकता दी थी। आप भी पढ़ने की दृष्टि से इसे प्राथमिकता दें, निश्चित ही आपके अंक अच्छे आएंगे। ये टेस्ट डिस्कशन आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि इससे कोई संबंधित आपको डाउट रहा हो तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। साथ ही साथ यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसकी डिटेल भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। और आगे भी यह टेस्ट जारी रहेंगे, अगला टेस्ट भी आपको जल्द ही, जिसका टेस्ट तो हो चुका है उसका जो पूरा तरह विश्लेषण करके हम मॉडल आंसर है वो आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपना सुझाव राय अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करें और अपने में सुधार करें। धन्यवाद।